हेलो, वेलकम अगेन। पहले भी हम पढ़ रहे थे जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स हैं, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ जो लंग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम था उसको भी हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको पहले बताया कि हर सिस्टम में, जितने भी सिस्टम है, हर सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोसेस हो रहा होता है। उस प्रोसेस की वजह से ही सिस्टम बनता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम था तो हमारे पास उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा था वो डाइजेशन का प्रोसेस था। एक्सक्रीटरी सिस्टम था तो उसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस था। जो वेस्ट था उसको हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम किसी चीज़ को वो कर रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे, जिसमें हमारा स्टमक इन्वॉल्व था। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा होगा वो रेस्पिरेशन का है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर इन करते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। अब इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है, क्यों हम ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया कि हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट मटेरियल है, हमारे बॉडी को एकमुलेट होकर नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम लंग्स के थ्रू एक्सहेल करके उस वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो हम इन्हेलेशन में ऑक्सीजन को बाहर, ये इन्वायरमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, इधर हम मौजूद है, इधर समझो हम मौजूद है। हम इन्हेलेशन कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम इस इन्वायरमेंट में भेज रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह, ऑक्सीजन हमें ज़रूरत है एनर्जी बनाने के लिए। जो हमारे सेल्स हैं उनको एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन है उसको सेल यूटिलाइज करते हैं, और पूरा जो एक प्रोसेस बनता है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसमें ग्लूकोज है C6H12O6। इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको तोड़ा जाता है। सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जा रहा है। तो इसमें जो हमारे पास है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इसमें जो है हमें ATP मिलते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने से हमें 38 ATP मिलते हैं। असल वजह यही है दोस्तों कि क्यों हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ग्लूकोज को क्यों तोड़ रहे हैं। हमारे सेल को ये ATP ज़रूरत है, और इन ATP को यूटिलाइज करके हमारा सेल फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल, जाहिर है, सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा तो टिश्यू अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसी तरह टिश्यू फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह अगर बेसिक यूनिट को ही एनर्जी ना मिले और वो फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दे, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारा सेल फंक्शन नहीं करेगा तो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म फंक्शन नहीं करेगा। ये जनरल फार्मूला था। अब हम रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ये हम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये कैसे कनेक्टेड है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, इन्हेलेशन में हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं, तो ऑक्सीजन आ गया हमारी बॉडी के अंदर। इस ऑक्सीजन को हमने क्या करना है, पहुंचाना है पूरी बॉडी में, क्योंकि हमने सेलुलर लेवल तक इस ऑक्सीजन को लेके जाना है। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सेलुलर लेवल तक पहुंचते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है।
हमने इस ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करना है। इसी तरह जैसे ये यहाँ पे हमारे लंग्स हैं, यहाँ पे हमारे लंग्स मौजूद हैं, ऐसे फर्ज करते हैं ये लंग्स हैं, जहाँ से हमने ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से हमने लंग्स में हम लेके आए। लंग्स में जब ऑक्सीजन आया तो इन लंग्स के साथ साथ यहाँ पे ब्लड वेजल्स, कैपिलरीज मौजूद है। ये ऑक्सीजन फर्स्ट फेज़ बता रहा हूँ, रेस्पिरेशन 2 फेज़ है, डबल फेज़ प्रोसेस है, डबल फेज़ प्रोसेस है हमारे पास। ये जो रेस्पिरेशन है उसका पहला फेज़ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में ऑक्सीजन को इनहेल करके हम लंग्स के अंदर लेके आए। लंग्स को सराउंड किया हुआ होता है कैपिलरीज ने। अब ये जो कैपिलरीज हैं, ये ऑक्सीजन, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं उसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और इसको लेके जाएगा हार्ट में। किधर लेके जाएगा, ऐसे समझने के लिए इधर बना लेते हैं हार्ट को। हार्ट में लेके जाएगा ऑक्सीजन को। अब हार्ट का जो फंक्शन है, अब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन और ब्लड वेजल्स के जरिए हार्ट में लेके आए। हार्ट का जो फंक्शन है वो क्या करना है, ब्लड पंपिंग है। ब्लड को पंप करता है हार्ट। किसी चीज़ को भी पंप करे, ऐसे पंप करे ना, उसको प्रेशर मिलता है तो फिर वो जाता है आगे। अब यहाँ से जब ब्लड को पंप किया जाता है तो ब्लड किधर जाता है, वापस हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हेड से लेकर हमारे जो सर से लेकर पाँव तक ब्लड जाता है। अब उस ब्लड में जो हमने अभी पंप किया उसको सर्कुलेट करा रहे हैं बॉडी में, उसमें ये वाला ऑक्सीजन मौजूद है। ये ऑक्सीजन हमने लेके जाना है सेलुलर लेवल तक। इसी तरह ब्लड को पंप करके ऑक्सीजन को सेलुलर लेवल तक पहुंचाया जाता है। जब ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाए तो सेल क्या करता है, रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है। इस रेस्पिरेशन के फंक्शन के बदले में एक ग्लूकोज, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ग्लूकोज, जो कि अभी हमने उसका फार्मूला लिखा, उसके बदले में सेल को 38 ATP मिलते हैं। 38 ATP, जहाँ पे उसका फ़ायदा हो रहा है, उसे ATP मिल रहे हैं, उन ATP को वो यूज़ करेगा अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। वहाँ पे बाई प्रोडक्ट के तौर पे एक वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ATP को तो सेल यूटिलाइज कर लेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जैसे बन रहे हैं वैसे उसके अंदर इकामुलेट होते जैसे सेल के अंदर, तो सेल को नकारा बना देते हैं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से निकालना है। ये हमारा दोस्तों फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हुआ। हमने ऑक्सीजन को लंग्स में, पहले लंग्स से, फिर उसको हार्ट में, हार्ट ने उसे पंप किया, पंप करने के बाद वो सेलुलर लेवल तक गया। सेल ने उनको यूटिलाइज किया, ATP को निकाल लिया, ATP को आपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया और जो बाई प्रोडक्ट बना वेस्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरे फेज़ में इस कार्बन डाइऑक्साइड को जिधर से हम ऑक्सीजन लेके आए थे वहाँ पे हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को पहुँचाना है। तो इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन का नाम देते हैं। अब हम सेकंड फेज़, फर्स्ट फेज़ में यहाँ पे लिख देते हैं कि कैसे कैसे ये सब हुआ। फर्स्ट फेज़ में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मौजूद था। ऑक्सीजन O2 कहाँ इसको लेके आए, लंग्स में लेके आए। लंग्स से ये O2 किधर गया, हार्ट के अंदर गया। किस मदद से गया, ब्लड की मदद से गया। हार्ट में मौजूद, हार्ट का फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना। हार्ट इसको पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में, ब्लड इनटू बॉडी। अब इस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद है जो कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है, उसके साथ उसने ऑक्सीजन को बाइंड किया हुआ है। ये ब्लड जाएगा सेल्स के पास, सेलुलर लेवल तक जाएगा। सेल उसको और यूटिलाइज करेंगे रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन के बदले में जो एनर्जी मिल रही है वो कितने ATP है, 38 ATP। 38 ATP किस, मतलब सिर्फ एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि ग्लूकोज, हम या सिंपल शुगर भी कह सकते हैं, उसका फार्मूला है C6H12O6। इसको तोड़ा, 38 ATP मिले। उसके बाद साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है रेस्पिरेशन के बदले में। इस कार्बन डाइऑक्साइड,
ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर जमा होता जाए सेल के अंदर तो सेल को नकारा बना देगा। ये था हमारा फर्स्ट फेज। अब जो सेकंड फेज हम पढ़ेंगे वो इस चीज़ का उलट है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहाँ तक पहुँचाना है। देखें, सिंपल यही प्रोसेस है। इसको इन एरोस को उल्टा कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड फेज में कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में बन रहा है रेस्पिरेशन के नतीजे में, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इन्वायरमेंट में भेजना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सीधा किधर, ब्लड में से ऑक्सीजन आया था ना, सेल कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में, ब्लड फिर हार्ट में जाएगा। हार्ट का फंक्शन है पंप करना, और ये हार्ट इधर एक और नाली के जरिए लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को भेज देगा। इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स से इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन आया था, एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड किधर चला जाएगा, इन्वायरमेंट में। ये तो दोस्तों प्रोसेस तब होता है जब हमारे लंग्स प्रॉपर फंक्शन करें। अगर इन लंग्स को कोई डिसऑर्डर हो जाए तो ये फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देते हैं, यानी कि लंग कैंसर हो जाए, जिस तरह हम स्मोकिंग करते हैं या दूसरी और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो जंग आलूद हो जाते हैं, एल्विलर लेवल पे इनको नुकसान पहुंचता है। तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन को लेने की कैपेसिटी होती है, जितनी मिकदार में हमें ज़रूरत होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती। ये था सिंपल, हमने डबल फेजेस का पढ़ा, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। उम्मीद करते हैं इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक देखते हैं। जब भी हमने डाइजेस्टिव ट्रैक देखा, हमने एक्सक्रीटरी ट्रैक देखा, अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे बनाते हैं बॉडी, थोड़ा ये बड़ा करके बनाएंगे। बॉडी बनाने लगे हैं हम। ऐसे समझना है कि ये माउथ है और यहाँ पे नेजल कैविटी मौजूद है। नेजल कैविटी नॉस्ट्रिल्स, इधर से माउथ। माउथ में भी लेके जाते हैं। देखिए, सबसे जो पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। देखो दोस्तों, हम ब्रीदिंग के दौरान हम दो ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारे पास माउथ है और दूसरी हमारे पास नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में देखें हमारे पास दो इसकी सुराख हैं जिनको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, और इनको सेपरेट कर रखा है। ये जो मसल से बनाया गया एक स्ट्रक्चर है जिसे हम सेप्टम कहते हैं, इसने सेपरेट किया हुआ है। इस नेजल कैविटी के अंदर हेयर्स मौजूद हैं। इन हेयर का जो फंक्शन है, जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं जिस इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट में एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। तो इन जो हेयर हमारे नेजल कैविटी में मौजूद है, ये उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे, आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैक्ट में जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो चीज़ भी एक बार हमारे लंग्स में चला जाए उसकी वापसी नामुमकिन है। इसी तरह ये डस्ट से हमें प्रोटेक्ट करती हैं और मॉइस्चर भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एयर हम लेके जा रहे हैं। ये था नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जाके हमारे पास ये क्या कर रहा है, नेजल कैविटी में हमारे पास जो दो इसकी ओपनिंग थी उनको हम नॉस्ट्रिल्स बोल रहे थे। नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या थी, हेयर मौजूद थी जो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, डस्ट से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये फर्स्ट पार्ट है नेजल कैविटी। दूसरी जो सेकंड पार्ट है फेरिंग्स। नेजल कैविटी कहाँ पे जाके ओपन होता है, नेजल कैविटी फेरिंग्स में जाके ओपन होता है। ये फेरिंग्स है,
फेरिंक्स एक कॉमन पैसेज वे है। कॉमन पैसेज वे, अभी बताता हूं कि कॉमन पैसेज वे का क्या मतलब है। वे बोलते हैं किसी भी रास्ते को, पैसेज वे वो रास्ता जहां से कोई चीज़ पास हो। अब कॉमन पैसेज वे किस तरह है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि हम फूड को इंटेक करते हैं, उस फूड को भी गुजरना होता है इस फेरिंक्स के अंदर से। अब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो एयर भी इसी फेरिंक्स के अंदर से ही गुजरेगा। तो दोनों, एयर भी ब्रीदिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कॉमन पैसेज वे। कॉमन पैसेज वे यानी कि फेरिंक्स इसके साथ साथ जब फेरिंक्स से आगे दो ओपनिंग होती हैं। एक नंबर 1 है विंड लैरिंग्स। फेरिंक्स किधर जाके ओपन होता है? थर्ड पार्ट है लैरिंग्स। लैरिंग्स, फेरिंक्स के बारे में पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का कंसेप्ट आता है। ग्लॉटिस प्लस एपिग्लॉटिस, ये है एक ग्लॉटिस जो है एक लेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे हम लेड लाइक स्ट्रक्चर है, ढकने की तरह काम करता है। ये इस तरह एयर ओपनिंग है, फर्ज करें इधर बनाते हैं, नज़र ना आ रहा होगा, ये इस तरह एयर ओपनिंग है। ग्लॉटिस जो है ये ढकने की तरह का एक स्ट्रक्चर है। अब जब ये फेरिंक्स आ रहा है, कॉमन पैसेज वे है, इसके इधर दो तरह से, एक तो इसमें ये हमारे पास एसोफेगस जो कि फूड और वाटर को लेके हमारे स्टमक में लेके जाती हैं, और ये लंग्स की तरफ आते हैं। तो ये ग्लॉटिस या लेड, और एपिग्लॉटिस जो इसका ये वाला हिस्सा है, इसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, इस चीज़ को ग्लॉटिस बोलते हैं। जब भी हमारे पास क्या हो, कोई सॉलिड फूड पार्टिकल आ जाए यहाँ तक, या लिक्विड आ जाए, तो ये क्या करते हैं, आके इस ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस को ढकने को नीचे कर देते हैं। अमूमन ये जो है खुला हुआ होता है, ऊपर होता है, क्योंकि हम ब्रीदिंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम फूड कभी कभी लेते हैं दिन में, कभी कभी उस टाइम जब हम फूड या लिक्विड पानी पी रहे हो तो ये बंद हो जाता है। बंद होने में इसमें क्या हिकमत है, वो ये है कि फूड जो है वो एसोफेगस में चला जाएगा, इधर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं आएगा। ये इस चीज़ से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसलिए कहते हैं कि जब खाना खा रहे हो तो उस वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए, बोलने की वजह से वाइब्रेशन की हो सकता है और यह एपिग्लॉटिस खुल भी सकता है, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। फेरिंक्स के बाद फेरिंक्स कहाँ पे जाके ओपन होता है? लैरिंक्स में। लैरिंक्स को दूसरा नाम हम देते हैं वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स के अंदर मस्कुलर फोल्ड्स मौजूद होती हैं, उन मस्कुलर फोल्ड्स को हम नाम देते हैं वोकल कॉर्ड्स का, वोकल कॉर्ड्स। ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जब एयर हमारे पास इंटर होती है यहाँ पे, तो ये वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करके वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इसको वॉइस बॉक्स का नाम दे रहे हैं। नेजल कैविटी हमने पढ़ा, फेरिंक्स पढ़ा, लैरिंक्स पढ़ा। अब नंबर 4 पे विंड पाइप, विंड पाइप या इसका नाम है ट्रेकिया। ये यहाँ पे देखें, लैरिंक्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में 2 लंग्स मौजूद है, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग, लेफ्ट लंग और राइट लंग। इन लंग्स के नीचे डायाफ्राम मौजूद है, इसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये सेपरेट करता है, इसके नीचे है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इसके ऊपर जो कैविटी है उससे हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं।
डायफ्राम क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, और लंग्स जो मौजूद है हमारे पास थोरेसिक कैविटी में मौजूद है। ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप जिन्हें हम कह रहे हैं, इन ट्रैकिया में मौजूद होते हैं। इसी तरह ट्रैकिया का ये पाइप होता है, इसमें सी शेप के कार्टिलेज मौजूद होता है। इस ट्रैकिया के अंदर क्या मौजूद होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज। अब इन सी शेप्ड कार्टिलेज का क्या काम है, देखिए कभी कभी अगर एयर हमारे पास इन ट्रैकिया में मौजूद ना हो, अगर ये सी शेप कार्टिलेज जहाँ पे मौजूद ना हो, तो ये जो ट्रैकिया है कोलैप्स कर जाएगा, मिल जाएगा एक दूसरे से। तो इस कोलैप्सिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए सी शेप कार्टिलेज मौजूद है, जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। अब जो हमारे पास ये ट्रैकिया क्या करता है, आगे डिवाइड होता चला जाता है। ट्रैकिया आगे डिवाइड हो जाता है, लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उससे एल्वियोलाई बोलते हैं, जो कि सैक है। एल्वियोलाई को हम अलग से पढ़ेंगे। ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है हर लंग्स के अंदर, मजीद डिवाइड होता जाएगा। इन को हम ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स जाके ओपन होते हैं एल्व्यूलर डक्ट में। यहाँ पे डक्ट से स्ट्रक्चर मौजूद है जिन्हें हम एल्व्यूलर डक्ट बोलते हैं। एल्व्यूलर डक्ट जाके ओपन होते हैं हमारे पास एल्व्यूलर सैक में। इन एल्व्यूलर सैक में मौजूद होते हैं एल्व्यूलाई। अब ऑक्सीजन पहुंच गया द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज कॉल्ड एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई को अब हम एल्व्यूलाई को डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब रेज करने लगे हैं, अब हम एल्व्यूलाई को पढ़ने लगे। ये इधर आया, ये इस तरह एल्व्यूलाई। ऑक्सीजन क्या यहाँ पे एल्व्यूलाई में पहुँच चुका है, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस एल्व्यूलाई में बहुत ज़्यादा है। इस एल्व्यूलाई को सराउंड किया हुआ होता है ब्लड कैपिलरीज में। उन ब्लड कैपिलरीज में क्या मौजूद है, एल्व्यूलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कैपिलरीज में आ जाता है, और कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो ऑक्सीजन में और उसमें एल्व्यूलाई में चला जाता है। तो देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसमें कम है। इसी तरह हम एल्व्यूलाई में देखें तो इसमें जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। देखें ये अपोजिट हैं, इनके कंसंट्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अगर हम सिंपल समझें तो हमारे पास दो बर्तन हैं, एक ज़्यादा बड़ा है और दूसरा है। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा बढ़ जाएं तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल इधर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिलरीज में ज़्यादा है इसकी कंसंट्रेशन, तो ये कैपिलरीज से डिफ्यूज़ होके एल्व्यूलाई में आ जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन का होता है, जिसमें एक चीज़ की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा हो वो वहाँ से
फ्लो करके मूव करके उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम हो। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो ये यहाँ पे जाएगा। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में ज़्यादा है तो ये किधर आएगा, कैपिलरीज में आएगा। इसी तरह इनकी डिफ्यूजन होगी, यहाँ पे O2 आ गया, यहाँ पे CO2 आ गया। अब CO2 को एल्वियोलाई नहीं रखेगा, CO2 को बाहर इन्वायरमेंट में एक्सहेल कर देगा और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है, इस कैपिलरीज में रेड ब्लड सेल्स मौजूद है। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है। हीमोग्लोबिन के पास कैपेसिटी है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड बनाता है, बाइंडिंग करता है उसके साथ और इस ऑक्सीजन को लेके जाता है ब्लड में। ब्लड फिर उसको पंप करके पूरे जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, सेलुलर लेवल पे लेके जाता है। ये हीमोग्लोबिन का काम है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट हो गया इन्वायरमेंट के अंदर। हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है। इनहेल किया हमने ऑक्सीजन, वो कितने परसेंट था, 21% था। एक्सहेल हम कर रहे हैं तो उसमें 16% जो है ऑक्सीजन वो वापस जा रहा है, यानी कि हम 5% को यूटिलाइज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, इनहेलेशन के दौरान 0.04% हम इनहेल करते हैं क्योंकि ये हमारे पास एयर में मौजूद है, और जो हमारे जो एक्सहेल करते हैं वो 4% हम एक्सहेल करते हैं क्योंकि इस रेस्पिरेशन की वजह से सेल में बन रहा है। अब नाइट्रोजन को देखें, 79% हम इनहेल करते हैं और 79% हम एक्सहेल कर देते हैं, नाइट्रोजन को हम यूटिलाइज ही नहीं करते। तो आज का जो लेक्चर था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे था, जो अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। टुडे लेक्चर हैज़